गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओवर पॉपुलेशन। जैसे पहले हमने इस टॉपिक के अंदर ऑप्टिमम पॉपुलेशन किया था, तो उससे आगे एक ओवर पॉपुलेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे टॉपिक में है और उसका भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ओवर पॉपुलेशन होती क्या है। जैसे हमने ये एक डायग्राम था जो इसमें हमने पहले भी देखा था कि इसमें एक तरफ क्या है जनसंख्या दी गई है, दूसरी तरफ क्या है संसाधन दिए गए हैं, और एक लाइन के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि एक स्थिति ऐसी होती है, जैसे डॉटेड लाइन से चौक रखा है ये जनसंख्या के साथ आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, कि ये अनुकूलतम जनसंख्या है। अगर जनसंख्या की स्थिति किसी भी प्रदेश में इससे कम या ज़्यादा हो जाती है तो वो जनाधिक्य या अजनसंख्या की स्थिति में आते हैं। तो आज हम करेंगे जनाधिक्य क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन। देखिए, सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का विकास भी होता रहता है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, साथ में क्या है धीरे धीरे संसाधनों का विकास भी हो रहा होता है। एक बार अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति आ जाने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि तो होगी, किंतु घटती दर से। यानी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनुकूलतम जो जनसंख्या का बिंदु क्या है वो स्थिर नहीं है, वो क्या है बदलता रहता है। तो इसी प्रकार क्या है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति किसी प्रदेश में आ जाने के बाद उसमें और अधिक वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है, किंतु घटती दर से। यानी जो वृद्धि हो रही थी उत्पादन में वो पहले की तरह नहीं रहती, धीरे धीरे क्या है वो वृद्धि तो होती है परंतु उसकी जो दर है वो क्या है कम हो जाती है। इसको ह्रासमान प्रतिफल का नियम या लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग रिटर्न क्या है इसको बोलते हैं। उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है। जब अधिक लोग उसी संसाधन आधार पर रिसोर्स बेस पर निर्भर करते हैं तब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और जनाधिक्य की स्थिति क्या है पैदा हो जाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी और जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाएगी, किसी भी प्रदेश में हो सकती है ये। यानी जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी बता रखा है कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट है वो, यानी अनुकूलतम बिंदु स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। अब देखिए, जनाधिक्य का संबंध आवश्यक रूप से सघन जनसंख्या से नहीं होता, क्योंकि कुछ ग्रामीण, पर्वतीय अथवा रेगिस्तानी जो प्रदेश हैं दुनिया के वो कम जनसंख्या घनत्व के बावजूद भी जनाधिक्य वाले क्षेत्र हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जनाधिक्य की स्थिति किसी भी प्रदेश में है, हम ये नहीं माने कि इसको कि किसी प्रदेश या देश में ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो वो जनाधिक्य वाला प्रदेश है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व होने के बावजूद भी वहाँ पर क्या है जनाधिक्य हो सकता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो किसी भी प्रदेश में संसाधन है उनके उपयोग के लिए किस प्रकार की तकनीकी है, किस प्रकार से उनका तकनीकी का उपयोग हो रहा है। तो ये इन बहुत सारी बातें हैं क्या है किसी भी प्रदेश में अनुकूलतम जनसंख्या या जनाधिक्य की एक कंसेप्ट या अवजनसंख्या की स्थिति के बारे में क्या है बताती हैं। अब देखिए, इसकी क्या परिभाषाएं हैं। जो आपका जनाधिक्य का जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखिए, जब किसी देश या उसके किसी भाग की जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक हो जाती है, जैसे हमने पहले जो आपका डायग्राम उसमें भी हमने देखा है कि जब अनुकूलतम बिंदु से अगर ज़्यादा हो जाती है जनसंख्या तो और वहाँ की जो उपलब्ध संसाधनों हैं संसाधन है जो उनके द्वारा अगर वहाँ की जनसंख्या का पोषण नहीं हो पाता तो उसे जनाधिक्य वाला देश कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी देश या प्रदेश में या छोटे ग्रामीण लेवल पर अनुकूलतम जनसंख्या से जब ज़्यादा यानी जनसंख्या किसी भी प्रदेश में हो जाती है तो वहाँ के जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो उत्पादन का जो स्तर है या जो उपलब्ध संसाधन हैं उनके द्वारा जनसंख्या का क्या है पोषण नहीं हो पाता, तो वहाँ पर क्या है जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं जनाधिक्य वाला देश या प्रदेश इसको कह सकते हैं। अब ये भी देखिए, जनाधिक्य भी क्या है दो प्रकार से इसको हम वेरीफाई करेंगे कि निरपेक्ष और सापेक्ष जनाधिक्य क्या होता है। देखिए, निरपेक्ष जनाधिक्य, निरपेक्ष जनाधिक्य एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन वह होता है जिसमें संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बावजूद भी लोगों का जीवन स्तर नीचा रहता है। यानी अधिकतम उपयोग हो रहा है संसाधनों का लेकिन फिर भी क्या है लोगों का जीवन स्तर नीचा है। किसके अंदर? एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन के अंदर, निरपेक्ष जनाधिक्य में। दूसरी ओर सापेक्ष जनाधिक्य वह होता है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है।
यानी उत्पादन का जो वर्तमान स्तर है ना, वो जनसंख्या के लिए अपर्याप्त तो है, परंतु उसमें क्या है, गुंजाइश है वृद्धि की। ये बोल हम सकते हैं हम इसमें कि उसमें वृद्धि की गुंजाइश है, यानी किंतु उसे बढ़ाया जा सकता है। अपर्याप्त तो है जनसंख्या के लिए सापेक्ष जनाधिक्य में उत्पादन का जो स्तर है, लेकिन क्या है, उसे बढ़ाया जा सकता है। निरपेक्ष जनाधिक्य की अपेक्षा सापेक्ष जनाधिक्य अधिक व्यापक है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति निम्न प्रौद्योगिकी यानी लो टेक्नोलॉजी और तकनीकी कमियों के कारण भी किसी प्रदेश में पैदा हो सकती है। यानी जनसंख्या क्या है, ये कहने का मतलब है कि भाई सापेक्ष जनाधिक्य है, लेकिन अगर किसी भी प्रदेश में वहाँ के उपलब्ध जो संसाधन है उनका अगर तकनीकी के माध्यम से सही उपयोग किया जाता है तो वहाँ का जो सापेक्ष जो जनाधिक्य है उसको ठीक किया जा सकता है, यानी वो अनुकूलतम जनसंख्या में भी कन्वर्ट हो सकता है। सापेक्ष जनाधिक्य के अंदर स्थिति क्या है, बन सकती है। उसको क्या है, एक तरह से सापेक्ष जनाधिक्य को दोबारा अनुकूलतम जनसंख्या में क्या है, कन्वर्ट ये चीज़ें हो सकती हैं। ज्यों ज्यों किसी भी प्रदेश में ऐसे इस प्रकार के प्रदेश में ज्यों ज्यों संसाधनों के उपयोग की टेक्नोलॉजी विकसित होती जाती है, त्यों त्यों वहाँ पर क्या है, जनसंख्या तथा संसाधनों का अनुपात संतुलित अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। यानी सापेक्ष जनाधिक्य के अंदर हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी कमियों के कारण, निम्न टेक्नोलॉजी के कारण क्या है, जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन उसको क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उस प्रदेश में विकसित हो जाएगी तो सापेक्ष जनाधिक्य है जो यानी जो जनाधिक्य की जो स्थिति पैदा हो गई उस प्रदेश में, धीरे धीरे क्या है, वो अनुकूलतम की तरफ क्या है, अग्रसर हो जाएगी। अब जनाधिक्य की स्तर देखिए, क्या पर ये राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, आपके ग्रामीण स्तर पर भी हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। देखिए, जो जनाधिक्य की जो स्थिति है, राष्ट्रीय या प्रादेशिक किसी भी स्तर पर हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है और किसी भी प्रादेशिक स्तर पर, छोटे स्तर पर भी क्या है, हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर, किसी देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनाधिक्य न भी हो तो भी यह संभव हो कि उसकी कुछ प्रदेशों अथवा क्षेत्रों में जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो सकती है। ये जरूरी नहीं है। जैसे इसमें भारत का भी एग्जाम्पल दिया गया है, अन्य देशों का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वहाँ पर जनाधिक्य की स्थिति नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पर क्या है, वहाँ पर जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए अब इसके अंदर, इंडोनेशिया में जावा द्वीप तथा भारत में बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश जनाधिक्य वाले क्षेत्र कहे जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय लेवल के ऊपर तो भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है, परंतु ये एरिया जो दिए गए हैं, बिहार है, झारखंड है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, वहाँ पर क्या है, जनाधिक्य वाले क्षेत्र ये कहे जा सकते हैं, वहाँ पर जनाधिक्य की स्थिति है। क्षेत्रीय स्तर पर जनाधिक्य ग्रामीण अथवा औद्योगिक भी हो सकता है। छोटे स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जब ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों अथवा उत्पादन की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाए तो उसे ग्रामीण जनाधिक्य कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों अथवा उत्पादन की तुलना में वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो जाती है किसी भी ग्राम में या किसी भी ग्रामीण लेवल पर, गांव के अंदर, तो उसे क्या है, ग्रामीण जनाधिक्य वाला क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण हैं भाई। ग्रामीण जनाधिक्य की जो स्थिति किसी भी प्रदेश में, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी राज्य के गांव में होती है तो उसके भी क्या है, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, जो ग्रामीण जनाधिक्य के कारणों में कि ग्रामीण जनसंख्या में उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, इसके लिए ग्रामीण जनाधिक्य के लिए जिम्मेवार हो सकती है। इसके कारण क्या है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है और वहाँ पर क्या है, जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। उपजाऊ कृषि भूमि का असमान वितरण, ये भी क्या है, ग्रामीण जनाधिक्य का कारण हो सकता है। कृषि में मशीनीकरण का अभाव, यानी मशीनीकरण का अभाव किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कम हो रहा है। ट्रेडिशनल वहाँ क्या है, औजार खेती के उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या है, ग्रामीण जनाधिक्य की स्थिति पैदा हो गई है। उसके बाद में ग्रामीण अंचलों में अकृषि खंडों का सीमित विकास, ये भी कारण है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन का निम्न स्तर, यानी जो प्रति हेक्टेयर जो या प्रति एकड़ जो पैदा हो रहा है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के अंदर, उसका लो लेवल। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर तकनीकी ज्ञान की कमी है या एक तरह से निम्न प्रौद्योगिकी है, अच्छे बीजों का प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है, आपके पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे, यानी बहुत सारी इस प्रकार के कारण है कि जो प्रति हेक्टेयर वहाँ पर कृषि उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर उत्पादन का जो स्तर है क्या है, छोटा है, नीमन है।
तो जिसके कारण भी क्या है ग्रामीण जनाधिक्य वहाँ पर किसी भी गांव के अंदर क्या है पैदा हो सकता है। गांव में समाज सुधार कार्यक्रमों का अभाव अथवा उनका निम्न स्तर, ये भी किसी प्रदेश में ग्रामीण जनाधिक्य का कारण है कि गांव में समाज सुधार कार्यक्रमों का अभाव है। कृषि में और अधिक वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी का अभाव, भूमि की जो वहन क्षमता है वो क्या है कम हो गई है, इसके कारण भी उस गांव के अंदर एक ग्रामीण जनाधिक्य की स्थिति क्या है पैदा हो सकती है। अब देखिए तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में पिछड़े हुए देश जो दुनिया के जो देश हैं पिछड़े हुए देश हैं दुनिया के, उन देशों में ग्रामीण जनाधिक्य एक आम बात है। यानी एक तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के देशों के अंदर ग्रामीण जनाधिक्य की स्थिति। यहाँ के अधिकतर देश जनाधिक्य संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार के प्रदेशों में मृत्यु दर पर तो थोड़ा सा अंकुश लगा है, परंतु जन्म दर क्या है बहुत तेज़ है। तो इस कारण क्या है इन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होने के कारण क्या है एक तरह से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इन प्रदेशों में बन रही है। तो जिसके कारण भी क्या है यहाँ पर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होगी और जिसके कारण क्या है कि ग्रामीण जनाधिक्य यहाँ पर क्या है एक आम बात हो गई है। इन देशों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में तो तेज़ी से घटी है। यानी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मृत्यु दर तो यहाँ पर घटी है क्योंकि चिकित्सा संबंधी सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं। यानी एक तरह से ज़्यादा का मतलब कंट्रोल में आ गई हैं चीज़ें चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के हिसाब से, किंतु जन्म दर आज भी ऊंची बनी हुई है। यानी जन्म दर के लिए कोई जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है वृद्धि वाले पॉइंट की तरफ कोई प्लानिंग नहीं की गई है, जिस कारण क्या है कि जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ रही है। क्योंकि जहाँ पर किसी भी प्रदेश के अंदर अगर मृत्यु दर पर अंकुश लग जाता है और जन्म दर की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो जो जन्म दर और मृत्यु दर का जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा इसका मतलब एक तरफ तो मृत्यु दर पर अंकुश लगा, दूसरी तरफ क्या जन्म दर है एज इट इज़ है, तो वहाँ पर क्या है जनसंख्या वृद्धि होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, एक आम बात होगी ये कह सकते हैं। जन्म दर व मृत्यु दर के बढ़ते अंतर के कारण इन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में इन देशों में संसाधनों का विकास कम हुआ है। यानी जनसंख्या तो तेज़ गति से बढ़ी है परंतु जो संसाधनों का जो विकास है जो टेक्नोलॉजी का स्तर है वो कम होने के कारण क्या है संसाधनों का विकास कम हुआ है, जिस कारण ये देश जनाधिक्य की समस्या से ग्रसित हो गए हैं। जनाधिक्य यहाँ पर क्या है एक आम बात है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में तो जनाधिक्य की समस्या और भी गंभीर है। इस समस्या का हल ग्रामीणों को शहरों की ओर खदेड़कर नहीं निकाला जा सकता है। यानी ये नहीं कह सकते कि हम भाई ग्रामीण एरिया के लोगों को शहरों की तरफ धकेल दो तो ये जो ग्रामीण जनाधिक्य है ये कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए थोड़े बहुत प्रवास के साथ यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के थोड़ा बहुत प्रवास के साथ साथ जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के बीज बोए जाएं। यानी गाँवों के अंदर भी एक इस प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध किए जाए जो नगरीय प्रदेशों के अंदर या नगरीय क्षेत्रों के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ऐसी सुविधाएं क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर उपलब्ध या एक तरह से ग्रामीण एरिया को दी जाती है तो वहाँ पर क्या होगा सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। तो वहाँ पर क्या है एक तरह से जनाधिक्य की जो स्थिति है धीरे धीरे क्या है कम हो जाएगी। ग्रामीण जनाधिक्य की समस्या का हल वहाँ की आर्थिक क्रिया में विविधता लाने, नगरीय सुविधाओं के प्रसार तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से ही निकल सकती है। यानी ये इस प्रकार के एक तरह से कारक हैं जो किसी भी प्रदेश के ग्रामीण जनाधिक्य को कम करने के लिए भूमिका निभा सकते हैं कि वहाँ पर तकनीकी विकास अच्छा किया जाए, ठीक है, और उसके बाद में जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनके अंदर विविधता लाई जाए कि भाई सारे खेती कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में क्या है कि और भी जो धंधे हैं जो व्यवसाय हैं वो भी क्या है गाँव के अंदर विकसित किए जाएँ, जिससे क्या है लोग एक ही फील्ड में ना घुसे रहें, तो जिसे क्या है कि वहाँ पर जनाधिक्य की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर क्या जो जनसंख्या का जो समूह है वो तकनीकी ज्ञान लेकर क्या है अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ विकसित करने के लिए एक तरह से आगे आए। इस कारण से क्या है कि ग्रामीण जनाधिक्य की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है किसी भी प्रदेश में। आप देखिए औद्योगिक जनाधिक्य का भी हम जिक्र कर रहे थे इस टॉपिक के अंदर कि औद्योगिक जनाधिक्य मुख्यतः नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों की समस्या है। इन केंद्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। तो इसका जो संबंध है हम ये कह सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी या उस प्रौद्योगिक उन्नति से है जिसमें बहुत से श्रमिक फालतू और बेकार हो जाते हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि श्रम की क्या है बहुत ही कम जरूरत पड़ी, जिसके कारण क्या है कि एक तरह से औद्योगिक जनाधिक्य हो जाएगा।
बहुत बड़ी बड़ी मशीनें उद्योगों में आ गई, तो क्या है वहाँ पर जो एक मशीनें क्या है भाई 200 500 आदमी का काम कर रही है एक दिन में, तो क्या है एक तरह से औद्योगिक जनाधिक्य की स्थिति क्या है पैदा किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की स्थिति आने पर हो सकती है। औद्योगिक उत्पादन का ह्रास हो जाता है। औद्योगिक जनाधिक्य ग्रामीण जनाधिक्य की अपेक्षा कम गंभीर समस्या है। देखिए, लेकिन जो ग्रामीण जनाधिक्य जो हम बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा क्या है, ये एक कम गंभीर समस्या है। कैसे है? क्योंकि औद्योगिक श्रम में कृषि श्रम की अपेक्षा अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी जो वहाँ की जो लेबर है उसके अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। एक फील्ड से दूसरे फील्ड में क्या है वो मांग के अनुसार दूसरे प्रदेश में या दूसरे फील्ड में क्या है एक तरह से चले जाते हैं। एक उद्योग में काम नहीं है तो दूसरे में चले जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ जो एक तरह से ग्रामीण जनाधिक्य है जो एक क्षेत्र है कोई भी, उसके अंदर अगर लोग ज़्यादातर जो खेती कर रहे हैं तो उनके लिए दूसरे फील्ड के अंदर एकदम जाना थोड़ा सा उनकी बजाय थोड़ा सा कठिन है। यानी उनके अंदर ये कह सकते हैं कि जो औद्योगिक जो श्रम है क्या है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है।